Hello friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform for UPSC Civil Services preparation। और स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन यूपीएससी चैनल यूपीएससी 101 पर, जहां पर एक बार फिर मैं आपका दोस्त पंकज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए इनिशिएटिव में डियर फ्रेंड, जहां पर हम अपने एस्पिरेंट्स के साथ वन टू वन फेस टू फेस बात करते हैं डियर फ्रेंड। और ये इंटरेक्शन एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है आपके लिए, और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, वहां पर हम नई नई चीजों को आपके सामने लाते हैं। और कई बार बच्चों के माइंड में डाउट होते हैं कि वो अपने मेंटर्स के साथ बात करना चाहते हैं, अपने जो इश्यूज हैं उन्हें उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और उसी सीरीज ऑफ लेक्चर में हमारा जो पहला लेक्चर है डियर फ्रेंड हमारे इस चैनल यूपीएससी 101 में, मैं आपके साथ लेके आया हूं एक ऐसे ही एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और अपनी कुछ बातों को, अपने कुछ डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं शुभम का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और अपने डाउट्स मेरे साथ बात करना चाहते हैं। शुभम, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें, अपना एक इंट्रोडक्शन दें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम शुक्ला, मैं नागपुर में रहता हूँ और फिलहाल मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि अनअकैडमी के थ्रू मैं एक सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला अनअकैडमी के बारे में। मेरा मतलब शुरू से एम था इंजीनियरिंग के साथ साथ कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करूं। तो मैं तो पहले ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करता था क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। जी जी। फिर अभी भी नहीं है उतना अच्छे से। तो मुझे जब मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि उन्होंने भी अनअकैडमी का ये अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और अनअकैडमी के थ्रू वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो उन्होंने बताया फिर उसके बाद मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च किया, अनअकैडमी के लेक्चर्स मैंने सर्च किए। मैंने देखा कि जो भी फैकल्टीज है वहाँ पे वो किस हिसाब से पढ़ाते हैं बच्चों को और जो हिसाब से उनका डाउट क्लियर करते हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुझे मेरे माइंड सेट था कि ऑनलाइन तो बस एक ऐसे ही मतलब कहा जाता है, ऑनलाइन में से तो जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं वैसे तो कोई बहुत अच्छा होगा नहीं। लेकिन जब मैंने अनअकैडमी का सेशन स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि पहले तो मैं प्लस मेंबर नहीं था, पहले तो मैं फ्री के लेक्चर्स और वीडियोस ही अटेंड करता था यूट्यूब वगैरह के माध्यम से। लेकिन जब मैंने इसको देखा समझा तो मुझे ये चीज लगा कि नहीं, ऑनलाइन भी एक बेटर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं जा सकता हूँ, अपनी प्रिपरेशन को आगे रख सकता हूँ टाइम टू टाइम। तो अनअकैडमी के थ्रू पहले क्योंकि मैं जुड़ा तो पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कौन से सर कैसे पढ़ाते हैं या कौन से फैकल्टीज कैसे ठीक वो होता है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन होगा नहीं होगा। क्योंकि ऑफलाइन में तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टीचर से डायरेक्टली बात कर सके, अपने डाउट्स वन टू वन क्लियर कर सके। लेकिन जब से मैं अनअकैडमी जुड़ा फिर मैंने पहले ट्रायल पीरियड का इसका वर्जन एक्सेस किया था, फिर इसके बाद मैंने फिर प्लस के लिए फिर मैंने सोचा कि मैं चलो ठीक है प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेता हूँ। तो जो मेरी एक धारणा थी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेके कि ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, अगर मैं सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ फिर मेरे इतने पैसे चले जाएंगे और इन फ्यूचर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो कैसे होगा। तो वो चीज सर मतलब अभी एकदम क्लियर हो चुकी है मेरे माइंड में। तो अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं शुभम, अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपकी बात समझ पाया कि आपको अनअकैडमी से काफी फायदा हुआ है। अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीनों से आपने बोला कि आप जुड़े हुए हैं और आप प्रिपरेशन के मोड में हैं और शायद अगले साल का आप एग्जाम देंगे जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लेकर आपके माइंड में क्या डाउट है? ये हमारा जो सेशन है इस बात को लेकर है कि जो आपके डाउट्स हैं आप सीधे अपने फैकल्टी के साथ जिनका गाइडेंस आप ले रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि यस, आपके डाउट जो हो सकता है कि और भी एस्पिरेंट्स के डाउट हों जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उनके भी डाउट्स हो सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा इनिशिएटिव आप जैसे बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को एड्रेस करने की। जी सर। तो सर जैसे मेरे मतलब कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि जो मतलब मैं चाहता था कि जब मेरा इंटरेक्शन हो मेरे मेंटर के साथ तो मैं क्लियर करूं। तो सबसे पहला जो मेरा एक बेसिक डाउट था कि जो प्रिपरेशन है तो उसको हम किस तरीके से मतलब आगे लेके जा सकते हैं इफेक्टिव वे में, कि मतलब जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ कौन सी चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज को मुझे कितना टाइम पढ़ना चाहिए, तो वो हम मतलब कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मैं बेसिक स्टेज पे हूँ, मुझे तो ऐसे नहीं पता कि मुझे कौन सी चीज। तो अगर आप उसमें मुझे थोड़ा बता दें कि कैसे मैं अपना ये बेसिक जो आपका डाउट आगे। है ये कई बार मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, पर कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो एफर्ट है वो चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। और ये जो डाउट है ना शुभम की कितने घंटे पढ़ा जाए, कितना घंटा मिनिमम है, तो देखिए ये कई बार ये पर्सन पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, इट्स अबाउट
what you are able to derive from those number of hours. Like आपने कोई भी घंटे की बात की, आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं। अब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपने बताया, तो उसके साथ आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप हो सकता है कि डेली बेसिस पर 3 घंटे या 4 घंटे ही दे पाए, कंसिडरिंग कि आप थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हैं। तो देखिए, वो अगर आप 2 साल का एक प्लान लेके चलते हैं कि तीसरा आपका साल, चौथा साल कंप्लीट करने के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो डेली बेसिस पर इफ यू आर एबल टू मैनेज इवन 3 आवर्स, और सैटरडे संडे अगर आप 6 आवर मैनेज कर पा रहे हैं, तो इट इज नॉट अ बैड डील, क्योंकि आप लगभग 2 साल का पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं। अब घंटों की बात हो गई, दूसरी बात यहां पर आती, किस तरह से पढ़ें। लाइक आपने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, तो उसमें से आपने कुछ डिराइव किया क्या, कुछ आपके हाथ में आया क्या? ये एक बच्चे के माइंड में डाउट होता है कि पढ़ तो लिया मैंने, पढ़ लिया मतलब फंडामेंटल के बारे में, बट मेरे पास क्या आया, मेरे हाथ में क्या आया? तो देखिए, आप फॉर द टाइम में अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो टीचर्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और वो पीडीएफ एक तरह से रेडीमेड नोट्स की तरह से हैं, बट उनमें से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, उन्हें आप शुभम क्या कर सकते हैं, एक नोट्स टाइप का बना सकते हैं, जिसको आप बार बार रिवाइज करते रहे, जिससे आपको ये लगे कि यस, आई एम एबल टू डिराइव समथिंग, मैं कुछ डिराइव कर पा रहा हूं यहां से। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड? यस सर। और कोई डाउट? बिल्कुल सर जी, यही मतलब मैं उस पे आने वाला था, उस पे उसके पहले ही आपने ये चीज क्लियर कर दी कि लाइक अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है भी, तो मुझे कौन सी चीज को कैसे कैटेगराइज करनी है। जी, तो सर अगला मेरा मतलब जो डाउट था कि जैसे मैं मतलब 11 मैंने पॉलिटी मतलब मैं कर रहा था, ठीक है, तो पॉलिटी का मतलब मैंने आपके भी लेक्चर्स अटेंड किए, मैंने बाकी सर्स के भी अटेंड किए, लेकिन मुझे जो एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है चीजों को अलग नजरिए से देखने का, जी, तो वो मुझे मतलब आपका काफी मतलब समझ आया, इजी मतलब लगा समझ पढ़ने के लिए, तो मैं तो उसके थ्रू जा रहा था। लेकिन मेरा एक ये डाउट है कि जैसे मैं 11th-12th तक पॉलिटी अगर मैं पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी जो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो मैं 11th-12th तक मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, लेकिन मुझे ये है कि सर जैसे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जी, क्या ये मतलब मैंडेटरी करना ही या मैं इसके आपकी बिना बात नहीं मैं हो आपकी बात सकता? समझ गया। और ये आपका जो डाउट है, केवल आपका डाउट नहीं है, हजारों बच्चों का डाउट है कि 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है, क्या उसे पढ़ना मैंडेटरी है? देखिए, हो सकता है डियर फ्रेंड, हो सकता है कि 11th 12th की जो एनसीईआरटी वो पढ़ने के बाद, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद, या बाकी मेंटर्स के पॉलिटी के लेक्चर के देखने के बाद, आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर पा रहे होंगे। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, बट मेनी टाइम व्हाट हैपन कि जब आप मेंस के लिए जाते हैं, तो कई बार वहां पर थॉटफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर आपको सोच कर लिखने की जरूरत होती है। जब मैं या कोई मेंटर आपको बोलते हैं कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़िए, तो देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको परेशान करना है, पढ़वाना है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में चीजों को, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ल्यूसिड वे में, क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पर डियर फ्रेंड, जब आप एनसीईआरटी से उन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो कई बार वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इंटरनलाइज हो जाते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और मैं अपने मेंटर के साथ जब डिस्कस करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि द मोर एनसीईआरटीज यू विल रीड, जितना आप एनसीईआरटी को पढ़कर आगे बढ़ेंगे, लेस स्टैंडर्ड बुक्स यू नीड टू स्टडी, कम आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। बट यदि आपने एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, तो आगे जाकर आपको शायद स्टैंडर्ड बुक्स में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे शुभम या नहीं? यस सर, अभी मतलब ये चीज अभी क्लियर हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि एनसीईआरटी में मतलब जो चीजें दी हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स में दी है, जैसे आपने भी बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टैंडर्ड बुक ज्यादा हो सकती है एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। जी, जी, वो चीज जो आपने अभी क्लियर की, तो वो सर मुझे भी मतलब लग रहा है कि नहीं, मुझे एनसीईआरटी को भी उतना ही टाइम देना चाहिए, जिसकी वजह से मेरा आगे का स्टैंडर्ड बुक्स को जो मुझे टाइम देना है वो कम हो सकता है। जी। और और सर इसका जो मेरा सवाल था मतलब ये था कि जैसे मेरा अभी एग्जाम, जैसे हम लोग का सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो सेमेस्टर में हम लोग को 6 महीने का टाइम रहता है। टाइम जी, टाइम होता है कि मुझे ये चीज पढ़ना है। तो अभी जैसे प्रीलिम्स होते हैं, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मुझे मतलब मेरा मेन फोकस कैसे होना चाहिए, मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट मतलब कौन सी चीज को कितना टाइम दूं, मैं समझ तो गया। ये मतलब मैं कैसे करूं, बहुत मतलब अच्छी बात है। समझ। देखिए देखिए, होता क्या है, जैसे अगर आप पूरे सिलेबस को देखें, यूपीएससी का पूरा अगर आप सिलेबस देखें, जिसमें आपके 4 पेपर ऑफ जीएस है, 2 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल है, एक ऑप्शनल के 2 पेपर है, एसे राइटिंग भी है, प्लस प्रीलिम्स में आपका जीएस और सीसेट का है। जो डोमिनेंट एस्पेक्ट है आपके पूरे सिलेबस का, वो जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज एक ऐसा एस्पेक्ट है जो प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, और एक अच्छा खासा सिलेबस उसमें है। बहुत सारी चीजें आपको शुभम उसमें पढ़नी पड़ती हैं।
जब आप जीएस के सिलेबस को देखते हैं डियर फ्रेंड, तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, 4 इंपॉर्टेंट एरियाज आर देयर। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी का एरिया along with इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी का एरिया along with सोशल डेवलपमेंट, और हिस्ट्री का एरिया है जिसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह से अलग अलग एरियाज हैं। ये जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज है डियर फ्रेंड, ये आपके सिलेबस के 4 पिलर की तरह से, 4 स्तंभ की तरह से। इन्हें जब आप प्रिपेयर करने जाएं, यदि आपके पास अभी सपोज आप 3rd ईयर में, यू स्टार्ट विद दीज 4 एरियाज, और इन्हें आप प्री कम मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करें। और यदि इन 4 एरियाज को अगर आपने मास्टरी कर ली शुरू पहले, तो आप पाएंगे कि बाकी का जो सिलेबस है इसी से डिराइव किया हुआ है, इसका डिराइव वर्जन है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग कि कैसे आपको अभी अप्रोच करना है इस स्टेज में, यदि आपने अपनी तैयारी सीरियस प्रिपरेशन प्लस के माध्यम से अभी आपने स्टार्ट किया है, तो अभी आप इन 4 एरियाज को इंपॉर्टेंस दीजिए। करंट अफेयर्स आप देखते रहिए, हमारे चैनल पर देखिए करंट अफेयर्स की बहुत बेहतरीन क्लास होती है मॉर्निंग 8 AM पर, उसे आप देखिए। उसके माध्यम से देखिए करंट के जो इश्यूज हैं उन पर आपकी एक पकड़ बनी रहेगी। हालांकि आपके लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा जब 2023 में आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप एग्जाम देने वाले होंगे, लास्ट के 8, 9 या मैक्सिमम 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपके लिए रिलेवेंट होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है शुभम, कि जब आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं उन पर आपकी एक पकड़ बनती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कई बार पाएंगे कि इश्यूज ये बने रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, भारत का नेपाल के साथ संबंध, भूटान के साथ संबंध, जापान के साथ संबंध, ये इश्यूज बने रहते हैं अनलेस अंटिल आपके डिप्लोमेसी में कोई मेजर चेंज ना हो। तो आप इन 4 एरियाज को अभी लेकर चलो धीरे धीरे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक बात समझ पा रहे शुभम? यस सर, समझ गया मैं। तो सर बस इसमें एक लास्ट मतलब एक डाउट ये था कि जैसे हमारा प्री का एग्जाम होता है फिर उसका मेंस होता है जी। तो हमारा जो प्री और मेंस का एग्जाम होता है तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है टाइम में, जो हमको प्री की तैयारी के लिए टाइम मिलता है। तो ऐसा मतलब हम कर सकते हैं कि लाइक अगर हम प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट के कुछ महीने हम सिर्फ प्री को ही दें, मतलब हाँ, या निश्चित रूप से आपका जब भी एग्जाम आने वाला है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम में एग्जाम मई के लास्ट संडे या जून के फर्स्ट वीक में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए जब भी ये एग्जाम आपका आता है, जून में आता है, जब भी आता है, तो देखिए आपको लास्ट के 2 या 3 महीने तो डेडिकेटेड तरीके से प्रीलिम्स को ही देना है। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पहले मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा फिर मेंस के बारे में पढ़ूंगा। ये कई बार एक मिस्टेक बहुत बार स्टूडेंट कर सकते हैं, दैट यू नीड नॉट टू कमिट। ये बात समझ पा रहे हैं शुभम? और बहुत ज्यादा देखिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हंस भी सकते हैं आप। देखिए आप बहुत सीरियस होकर पूछ रहे हैं, तो देखिए आप पूछिए अपनी बातों को फ्रीली पूछिए। हाँ बताइए। ये सर, अच्छा दूसरा सर ये पॉइंट था कि जो आंसर राइटिंग हमारा होता है तो आंसर राइटिंग मतलब हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें। आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आज के टाइम में, जब बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम केवल व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे होते हैं, टेक्स्ट कर रहे होते हैं, देखिए लिख नहीं रहे होते हैं। आज आपको बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। देयर वाज अ टाइम जब आप बहुत कुछ लिखते थे, लिख कर रखते थे, डायरी में लिखते थे, लोगों अपनी डायरी लिखते थे, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे। एक जमाना था हम लोग के टाइम में, हम लोग भी लेटर वगैरह लिखा करते थे। लेटर मतलब पेरेंट्स को, ठीक है? तो देखिए उनसे देखिए तो उसके माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से कई बार हम अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से रखने की कोशिश करते थे। और कहीं ना कहीं आपको वो आर्ट, वो स्किल आपकी डेवलप होती है। लिखने का एग्जाम होता था। अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई डियर फ्रेंड। ऑनलाइन के माध्यम से क्या होता है, बच्चे की लिखने की प्रैक्टिस कई बार चली जाती है। आंसर राइटिंग इज समथिंग तो शायद आप एक दिन में नहीं कर सकते, स्लोली ग्रेजुअली छोटे छोटे आंसर आप लिखना स्टार्ट करो। जैसे आपने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा, किसी न्यूज के बारे में आपने पढ़ा, उस पर आप 200 वर्ड लिखने की कोशिश करिए। उस एडिटोरियल को पढ़कर यू शुड ट्राई टू राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में आप लिखने की कोशिश करिए। यहां से धीरे धीरे आपको लिखने की एक हैबिट आएगी। आगे जाकर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक आंसर्स लिखना क्या करिए, स्टार्ट करिए 100 वर्ड के, 150 वर्ड के। उसके बाद आप उनको 2000 वर्ड तक, 250 वर्ड तक, 500 वर्ड तक जैसी रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग आंसर्स हैं, ऐसे के पर्सपेक्टिव से धीरे धीरे आप एक्वायर करेंगे। और सिंस आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप अपने आंसर्स मुझे लिखकर दे सकते हैं, मैं उन्हें इवेलुएट करूंगा और जहां पर भी देखिए आपको कोई दिक्कत आ रही है मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। शुभम बिल्कुल सर। सर जैसे अभी मेरा ये था कि हम लोग सुनते हैं कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो इसमें बस ये कैटेगराइज कर दिया कि द हिंदू वाला अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ऐसा मतलब है कि लाइक अगर मैं हिंदू वाला पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ
या मुझे हिंदू वाला ही पेपर पढ़ना चाहिए, मैं दूसरा पेपर अगर प्रेफर करता हूँ तो मेरा दूसरा पेपर देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे आप जिस एज में है तो देखिए हिंदू वाला जो पेपर होता है ना उसमें मसाला नहीं होता, देखिए उसमें मोस्ट ऑफ जो न्यूज होती है, मतलब आप कई बार हिंदू का पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एज अ यंग बॉय जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको मतलब न्यूज जो बहुत नीरस तरीके से मिलती है, ये है, बट यस उसमें जो मुद्दा होता है, जो इशू होता है, उसे काफी अच्छे से कवर किया जाता है। तो अगर देखिए हर कोई बोल रहा है कि आप न्यूज़पेपर हिंदू पढ़िए, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को हिंदू की तरफ से कुछ पैसा दिया जा रहा होगा उसके स्पोक्स पर, ऐसा नहीं है। जरूर वहां पर कुछ खास बात होगी, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, अच्छे जर्नलिस्ट अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय को रखते हैं हिंदू के माध्यम से, और जो कवरेज होता है काफी एग्जॉस्टिव होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लार्जली डियर फ्रेंड, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली, लार्जली आपको वहां पर अच्छे एडिटोरियल मिलते हैं, अपने सब्जेक्ट में अपने एरिया में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू पॉइंट मिलते हैं, जो निश्चित रूप से आपको किसी भी मुद्दे पर अपनी समझ, अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी सोच बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, और देखिए मैं अपना हिंदू का जो एडिटोरियल एनालिसिस है उसके माध्यम से ही बोलता हूँ कि रादर गोइंग बिहाइंड फैक्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इश्यूज। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड? यस सर। और कोई डाउट शुभम? नहीं सर, वैसे तो और कोई था नहीं, क्योंकि जो भी थे मेरे डाउट्स, जो भी मैंने मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस था, तो जब से मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हूँ और मैंने जब प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, तो जो हिसाब से मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ या सवाल कर पा रहा हूँ, तो उससे मेरी काफी चीजें क्लियर हो जा रही है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे अभी और तैयारी करने की जरूरत है, मैं अभी कौन से सर के पास जाऊँ, कौन से सर का अटेंड करूँ, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसे हम लोग के ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मुझे काफी ऑप्शंस मिले कि मैं आपके भी वीडियोस देख पा रहा हूँ और मैं बाकी जो सर हैं उनकी भी क्लासेस अटेंड कर पा रहा हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाके मेरे नेक्स्ट ईयर की इसमें मैं मतलब प्रिपेयर हो जाऊंगा, मैं पूरा रेडी हो जाऊंगा। प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इस एग्जाम को क्रैक भी करेंगे, बस आपको अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। पर जहां पर भी आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप थोड़ा पिछड़ रहे हैं, यू कैन रीच आउट टू योर मेंटर, अपने टीचर्स, अपने अलग अलग मेंटर्स आपके जो हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म डियर फ्रेंड काफी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, इसकी विजन काफी अच्छा है कि बच्चे को केवल एक साइड से पढ़ाया ना जाए, उसकी बातों को भी सुना जाए, और इसलिए हमने ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो आई होप कि आप ये चीजें से संतुष्ट हैं। थैंक यू टू ऑल शुभम, थैंक यू वेरी मच, और आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड। थैंक यू डियर फ्रेंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।